एआई क्या आपकी नौकरी खा रहा है? एआई को लेकर आखिर किस तरीके की चिंताएं हैं? क्योंकि आपने लगातार ये सुना है कि आने वाले वक्त में सब कुछ जो है वो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर देगा। और एआई को लेकर आखिर किस तरह से नए खतरे जो हैं वो सामने आ रहे हैं? आखिर कैसे एआई जो है वो आने वाले वक्त में आप पर भारी पड़ सकता है? कई जो नए खतरे सामने आ रहे हैं उसी पर हम बात करने वाले हैं। मेरे सहयोगी वरुण जो है मेरे साथ हैं इस वक्त। वरुण, एआई को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, हम पिछले काफी लंबे वक्त से पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इसकी और ज्यादा चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल एक बार फिर से नौकरियों को लेकर चिंता बढ़ती हुई दिख रही है। आखिर सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि एआई को लेकर किस तरह से नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है। कुछ कंपनीज के अंदर छटनी की बात सामने आ रही है। जी देखिए, आज की जो खबर है वो खबर यह है कि टीसीएस ने छटनी की बड़े पैमाने पर तैयारी की है। 12,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। अब मोटा मोटी ये माना जा रहा है कि ये जो टोटल वर्कफोर्स है कंपनी की, ये उसका 2% है। लेकिन अगर 2% है भी तब भी ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। 12,000 लोगों की नौकरियां चली जाएगी और ये नौकरियां माना जा रहा है कि एआई की वजह से जा रही है। मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट को ये जो पूरी कटौती है ये प्रभावित करेगी। 2026 में ये पूरी मतलब अब से लेके 1 साल का वक्त लगेगा इसको लागू करने के लिए। तकरीबन जो जून का अंत है, अभी जुलाई चल रही है, जून का जो अंत था 6,13,000 कर्मचारी काम कर रहे थे टीसीएस के अंदर। अब आप सोचिए कि उसमें से तकरीबन 12,000 कर्मचारी निकल जाएंगे तो मोटा मोटी 6 लाख कर्मचारी टीसीएस में बचेंगे। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने ये बताया है कि टीसीएस उन सहयोगियों को भी हटाएगी जिनकी तैनाती कहीं और संभव नहीं हो सकी। होता क्या है कि जब रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है किसी भी कंपनी में तो ये देखा जाता है कि किन लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर भी कंपनी ये सोचती है कि अच्छा, इनमें से कुछ लोगों को हम किसी विभाग में एडजस्ट कर सकते हैं क्या। लेकिन जिनको एडजस्ट नहीं किया जा सकता होगा उन सबको भी निकाल दिया जाएगा। अब ये जो है तकरीबन जो इनका ग्लोबल वर्कफोर्स है उसका 2% ये पूरा बताया जा रहा है कि ये वर्कफोर्स है। कंपनी ने ये कहा है कि एआई को लागू करने के लिए कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षित और पुनः तैयार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत 12,200 नौकरियों की कटौती की जाएगी, लेकिन ये बदलाव पूरी सावधानी के साथ किया जा रहा है ताकि हम ग्राहकों को जो सेवा देते हैं उसमें कहीं कोई कमी न रह जाए। टीसीएस के सीईओ हैं के कृतिवासन, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि हम नई तकनीक, खास तौर पर एआई और ऑपरेटिंग मॉडल्स जो हैं उनके बदलावों पर हम जोर दे रहे हैं। काम करने का जो हमारा तरीका है हम उसको बदलेंगे। भविष्य के लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। हम बड़े पैमाने पर एआई का इस्तेमाल करेंगे ताकि भविष्य के लिए जो ज़रूरी कौशल है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको हम इम्प्लीमेंट अभी से कर सकें। अब आप इसको देखिए कि टीसीएस जैसी इतनी बड़ी कंपनी, टाटा का उसके साथ भरोसा जुड़ा हुआ है। लोग नौकरी करना चाहते हैं टीसीएस में क्योंकि ये मानते हैं कि भाई नौकरी सेफ है। टाटा के साथ जुड़ना चाहते हैं, मानते हैं कि भाई नौकरी सेफ है। अब आप ये देखिए कि वहां अगर 12,200 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो एक तो ये कि थोड़ा सा मनोबल लोगों का भी टूटता है। दूसरी बात ये, क्या कंपनी के ऊपर भी इसका कोई असर पड़ेगा? क्या लोग अब जो लिंक्डइन पर बहुत फ्रिक्वेंटली अप्लाई करते हैं, कंपनी की एक अपनी साख होती है, एक अपनी इमेज होती है, क्या उस पर भी कोई असर पड़ेगा? एक बात। दूसरी बात ये कि लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि अगर टीसीएस इतने लोगों को निकालेगी तो बाकी कंपनियां भला क्या करेंगी, छोटी कंपनियां क्या करेंगी, मझोली कंपनियां क्या करेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। 12,200 लोगों को निकाल दिया तो जो दूसरी आईटी कंपनियां हैं उनका रुख क्या रहेगा? एचसीएल का क्या रुख रहेगा, आईबीएम का क्या रुख रहेगा, या भारत में अन्य जो बड़ी कंपनियां हैं वो किस तरीके से आगे काम करेंगी? अब जो जून तिमाही की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि केवल 2 कंपनियां, टीसीएस और इन्फोसिस, इन्होंने कर्मचारियों को बढ़ाया। 5,000 करीब कर्मचारी रखे टीसीएस ने, 210 कर्मचारी रखे इन्फोसिस ने। बाकी एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा और जो एक दूसरी कंपनी है एलटीआई माइंट्री ने 1,423 लोगों को छटनी इन सब ने मिलाकर कर दी। यानी कि जो नौकरियां मिली, आप मानिए कि 3,847 लोगों को ही नौकरी मिल पाई, बाकी तकरीबन 1,423 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। जो रिपोर्ट हमारे पास में है वो ये बताती है कि टीसीएस ऐसा एकमात्र संस्थान नहीं है जिसने लोगों को नौकरियों से निकाला है।
इससे पहले हमने पिछले अभी एपिसोड में खबर बताई थी कि इंटेल ने तकरीबन 25,000 लोगों को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया है। सुमित, अब आप ये सोचिए कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बहुत बड़ी कंपनी 2 जुलाई का ये मामला है, जुलाई चल रही है, आज 28 तारीख है, 26 दिन पुराना मामला है, 15,000 कर्मचारियों को निकालने का फैसला कर लिया है। गूगल की हम बात करते हैं, जनवरी 2024 से अब तक तकरीबन 1,000 लोगों को निकाल दिया गया है। जब हम बात अन्य कंपनियों की करते हैं, कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिस कंपनी ने लोगों को न निकाल दिया हो। इंटेल की जो छटनी है वो एक बड़ी छटनी उसको माना जा रहा है। 25,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, पुराने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को विफल बताया जा रहा है और नए मार्केट में जो चिप हैं, जिसको हम एआई चिप कहते हैं, वो इम्प्लीमेंट करना चाहती है कंपनी। यानी इस वाली छटनी के पीछे भी हम देखते हैं एआई कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हमें दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट हैं कंपनी के, कई जर्मनी में है, पोलैंड में है, उनको कंपनी बंद करना चाहती है। माइक्रोसॉफ्ट की छटनी की जब हम बात करते हैं तब हमें पता चलता है मई 2025 में कंपनी ने तकरीबन 6,000 लोगों को निकाल दिया था। अब फिर जुलाई में और लोगों को निकाला जा रहा है, यानी टोटल 15,000 से ज़्यादा लोगों को कंपनी निकाल दे रही है। एआई फर्स्ट कंपनी बनना चाहती है माइक्रोसॉफ्ट और उसके लिए ये बड़ा फैसला माइक्रोसॉफ्ट करने के लिए कथित तौर पर मजबूर हो गई है। मैंने ये शब्द जानबूझ के इस्तेमाल किया, कथित तौर पर। कंपनियां अपने आप को भविष्य के लिहाज से बदल रही हैं, ऐसा कंपनियों का दावा है। कंपनियां एआई को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट अपने यहाँ कर रही हैं, ऐसा कंपनियों का दावा है। अब कंपनियों का ये मानना है कि एआई जो है वो इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब आप अपनी फीड देखिए, आप इंस्टाग्राम यदि चलाते हैं तो आप अपनी फीड देखिए। अभी हाल फिलहाल में मैं देखा डोगेश और मोंकेश जो 2 कैरेक्टर हैं बड़े फेमस हुए, और उसमें देखा एक बंदर जो है वो व्लॉगिंग करता हुआ दिखाई देता है, एक भालू व्लॉगिंग करता दिखता है, एक कुत्ता व्लॉगिंग करता दिखता है। ये एआई से बनाए हुए ये कैरेक्टर हैं। बिल्कुल। आप देखिए कि आज आप एआई से इतना सब कुछ कर पा रहे हैं, कंटेंट के क्षेत्र में, कोड लिखने के क्षेत्र में, गाना लिखने के क्षेत्र में। अभी कल परसों एक मेरे मित्र का मेरे पास मैसेज आया, मुझे बता रहे थे कि मैंने 2 गाने लिखे हैं। मैंने कहा अरे कैसे? तो बताया, मैंने बस बताया कि एक जो है गाना लिख दो, एआई ने गाना लिख दिया, दूसरे वाले एआई ने उस पर म्यूजिक लगा दिया, तीसरे वाले एआई ने जो है उसको गा भी दिया, और ये सब कॉपीराइट फ्री है। कॉपीराइट फ्री है। तो अब आप देखिए, आप सुन के बताइए गाना कैसा है। तो मैं चौंक गया। मैं आज ये सोचता हूं कि अरे अगर गाना भी वो लिखेगा, गाएगा भी वही, उस पर म्यूजिक भी वही दे देगा, तो हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री का कल को क्या होगा? अगर कल को कोड एआई लिखेगा तो मेरे जितने कोडर साथी हैं वो कल को क्या करेंगे? वेबसाइट कौन बनाएगा? क्या एआई वो भी कर लेगा? खबर कौन लिखेगा? क्या पत्रकार खबर नहीं लिखेगा? खबर भी एआई लिख लेगा। वीडियो कौन बनाएगा? वीडियो भी एआई बना लेगा। तो फिर जब एआई सब कुछ कर लेगा तो फिर हम क्या करेंगे? सवाल बहुत बड़ा है। सवाल ये कि क्या एआई नौकरी खा रहा है? अगर मेरा कोई साथी इस वक्त जो इसको देख रहा हो वीडियो को, वो ये बताए मेरे को, आपको क्या लगता है एआई कितना बड़ा खतरा? और क्या आप जिस नौकरी में हैं आपको ये लगता है कि वो नौकरी एआई की वजह से चली जाएगी? बड़ी बात। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है जी। आपने वरुण, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री का भी जिक्र कर दिया आपने, जर्नलिज्म का भी जिक्र कर दिया, आईटी के कोड का भी आपने, कोडर्स का भी जिक्र किया, जो इंजीनियर्स हैं जो कोड लिखते हैं। आखिर कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं वो इससे अभी प्रभावित नजर आ रहे हैं? क्योंकि जो छट्टियों का भी आपने जिक्र किया था, वो कौन कौन से सेक्टर इस पे दिख रहे हैं, और भारत की भी कंपनीज इसमें कौन कौन सी? जी देखिए, आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर तो है, प्रमुख तौर पर है। फिनटेक सेक्टर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो एआई का असर है उसके बैकएंड ऑटोमेशन पर है। और जब हम आईटी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी कई तरीके के जो रोल्स हैं उसमें बदलाव हो रहा है। जब हम एडुटेक सेक्टर की बात करते हैं तब हम देखते हैं कि एआई कंटेंट वहाँ पर बढ़ गया है, और जो लोगों के सवाल के जवाब हैं वो भी एआई के माध्यम से दिए जा रहे हैं। आज आप ब्लिंकिट यूज करते होंगे, आप देखिए ब्लिंकिट पर अगर आप जाते हैं, आपको कोई कंप्लेंट दर्ज करानी हो तो आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं, आप उन्हीं के माध्यम से कंप्लेंट अपनी रजिस्टर कर सकते हैं। आप कोई एक बटन दबाएंगे, फिर एक 4 नए ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास में, आप फिर उसका जवाब देंगे। आप यदि बैंक के ग्राहक हैं, मान लीजिए मैं एचडीएफसी बैंक का ग्राहक हूँ, मेरे पास एक मैसेज आता है मेरे व्हाट्सएप पर कि आपको अगर ये सुविधा चाहिए तो ये आप दबाइए,
और लिंक बाकायदा वहाँ बनकर आते हैं। मैं किसी एक को प्रेस करता हूँ, फिर 4 नए आ जाते हैं, फिर किसी एक को प्रेस करता हूँ, फिर 4 नए आ जाते हैं, और अंत में वो मुझे वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ तक मैं जाना चाहता हूँ। अभी ये प्रोसेस जो है बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन शायद आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें रिफाइन हो जाएं। आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो, आप जोमेटो यूज़ करते हो, आप ब्लिंकिट यूज़ करते हो, आप कोई अन्य कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो, हर जगह कमोबेश इस मॉडल को अपना लिया गया है। जब पहले हम वहाँ चैट पे अपनी क्वेरी लिखते थे, तब कोई इंसान उसका जवाब देता था, लेकिन आज इंसान जवाब नहीं देने के लिए वहाँ मौजूद है, वहाँ एआई मौजूद है जवाब देने के लिए। आप अमेज़न पे आज कोई सामान अपना रिटर्न करके देखिए, कोई कंप्लेंट डाल के देखिए, तो पहले शायद कोई इंसान आपकी क्वेरी का जवाब देता था, लेकिन अब कोई इंसान आपकी क्वेरी का जवाब नहीं देता है। आप IRCTC को देख लीजिए, वहाँ पर भी एक चैटबॉट है आपकी हेल्प करने के लिए। तो ये जो जितने चैटबॉट हैं ये एआई के वर्जन ही हैं। अब आप देखिए, जब हम बात करते हैं मीडिया पब्लिशिंग की, तब हमने ये पता चलता है कि CNN और बज़फीड जैसी कंपनियों ने भी एआई के चलते छटनी की है या करने के लिए उन्होंने प्लान तैयार कर लिए हैं। जब हम कस्टमर सर्विस BPO की बात करते हैं, तो चैटबॉट और LLM के कारण ये सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं। आपने बात की भारत में की, तो भारत में TCS ने, जैसे मैंने कहा, 12,000 लोगों को निकाला। बायजू ने कुछ हिस्सा अपना एआई से अपना उसको समर्पित कर दिया है कि एआई अब उसको लीड करेगा। तो करीब 2023 से 2024 के बीच में करीब 5,000 लोगों को बायजू ने निकाला था। विप्रो की हम बात करें तो विप्रो से खबरें आती हैं कि कुछ लोगों को निकाल दिया गया। मोटा मोटी मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ये आंकड़ा करीब करीब 1,000 हो सकता है। 2023 में इन्फोसिस ने करीब 2,000 के करीब लोगों को निकाला था, और तब इस बात को कहा गया था कि ये एआई के लिए होने वाली रीस्ट्रक्चरिंग है। तो ये कई सोर्सेज हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मैं ये जानकारी दे रहा हूं कि न केवल एआई की वजह से नौकरियां जा रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां एआई की चलते अपने यहाँ रिस्ट्रक्चरिंग करने का उन्होंने बड़े फैसले किए हैं। तो रिप्लेसमेंट चल रहा है, रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, जिसकी वजह से नौकरियां जो हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जा रही हैं। कुछ आंकड़े भी आपने यहाँ पर दिए। और वरुण, आपने इससे पहले एक जगह ये भी जिक्र किया कि तकरीबन जो है 3,500 के करीब नौकरियां कुछ मिली भी हैं। ये मिल भी रही हैं या फिर सिर्फ जा ही रही हैं, यही प्रोसेस चल रहा है? जी देखिए, मिल रही हैं, बिल्कुल मिल रही हैं, लेकिन जो नौकरियां हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियर की आज की तारीख में नौकरी है, और रिपोर्ट ये बताती है कि 20 लाख से लेकर 40 लाख तक का पैकेज ऐसे लोगों को मिल रहा है जो अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। एआई और ML इंजीनियर 15 से 30 लाख रुपए के पैकेज पे कंपनियां इन्हें हायर कर रही हैं। डाटा एनोटेटर, ये सही शब्द है, और इसके लिए 3 लाख से 5 लाख रुपए सालाना कंपनियां दे रही हैं। एआई एथिक्स ऑफिसर 25 लाख रुपए से ज़्यादा इनको मिल रहा है, और जनरेशन एआई प्रोडक्ट मैनेजर 30 लाख से 50 लाख इनको मिल रहा है। नेस्कॉम 2024 की ये एक रिपोर्ट है जिसमें ये दावा किया गया है। हो सकता है भारत में जो हालात हैं थोड़ा अलग हों, थोड़ा पैसे कम हों, नौकरियां उतनी ना हों अभी जो एआई के क्षेत्र में, लेकिन जब आप ग्लोबल लेवल पर देखते हैं तो नेस्कॉम की रिपोर्ट हमें बताती है कि वर्तमान जो परिदृश्य है वो बदल रहा है। अब एआई केवल ये नहीं है कि एआई की वजह से आपकी जॉब जा रही है, एआई की वजह से आपकी जॉब आपको न केवल वापस मिल रही है बल्कि उसमें गुणात्मक वृद्धि होकर वापस मिल रही है। यानी नौकरियां जो हैं वो जनरेशन की ओर भी एआई लेकर जा रहा है, सिर्फ नौकरियां खा नहीं रहा है। जी, अगर हम पूरी दुनिया को इस वक्त हम यहाँ पर देखते हैं तो लोगों के मन में जो है वो डर भी है, लेकिन भारत के अंदर अगर हम बात करें तो नीति और कानून एआई को लेकर क्या है, किस तरीके से उसके लेकर जो है नियम कायदे बनाए गए? देखिए, रिपोर्ट्स हमें ये बताती हैं कि भारत ने इस चीज़ को समझ लिया है कि एआई भविष्य की चीज़ है, और यहाँ पर अगर हमें इसको लेकर कोई हमने नियम कानून नहीं बनाए तो ऐसा ना हो कहीं बहुत देर हो जाए। तो 2024 में ही एक इंडिया एआई मिशन की हमने शुरुआत की, और 10,300 करोड़ का इसके लिए हमने बजट एलोकेट किया। ये जो पूरा का पूरा डेटा है ये हमारे नेशनल एआई पोर्टल indiaai.gov.in से मैं लेकर आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पर इंडिया ने
AI एथिक्स 2023 इसको भी शुरू करने का प्रयास किया। नीति आयोग ने एक पूरा का पूरा AI इंडेक्स लॉन्च किया है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो हम करने की हमने कोशिशें की हैं। हालांकि कानून की अगर बात करें तो कोई कानून अभी बेशक AI स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन सरकार अभी ये सोच रही है कि ठीक है, इनेबल फर्स्ट और रेगुलेट लेटर, ये जो सरकार की नीति है, फिलहाल इस पर सरकार काम कर रही है। एक बात यहाँ पर यह भी है, जब हम बात करते हैं भारत में AI को लेकर, तो भारत जैसे देश में AI को लेकर अभी हाल फिलहाल लोगों के भीतर बहुत जागरूकता नहीं है। कई केस ऐसे भी देखे गए जहां AI के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया गया। इधर से किसी ने फोन पर हेलो लड़के ने बोला, उधर लड़की की आवाज में सुनाई दिया और मित्रता करके सामने वाले की जेब से पैसे निकाल लिए गए। उस तरीके की भी चीजें हमने देखी। हमने ये भी देखा कि AI के जरिए कितने तरीके के साइबर फ्रॉड आज की तारीख में सामने आ रहे हैं, और उसमें AI का एक बड़ा रोल है क्या? क्योंकि अगर आप ये देखते हैं कि एक फर्जी वेबसाइटें बना दी गई, उसके बाद में लोगों से उनके ऊपर क्लिक करवाए गए, और उसमें लोगों के डीप फेक हमने सब देखा था। रश्मिका मंदाना वाला आपने केस देखा था, उस तरीके वो सचिन तेंदुलकर वाला आपने देखा था। तो किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लोगों के भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा मामला है। बिल्कुल, ये दरअसल ये किसी भी चीज के दोनों पक्ष, एक शाह पक्ष और जो है एक उजला पक्ष, दोनों होते हैं। और AI के साथ भी, AI भी जो है उससे अछूता नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये, जैसा आपने कहा कि भारत में ऐसा कोई स्पष्ट कानून अभी वर्तमान में नहीं, लेकिन क्या दुनिया में है इसे लेकर कोई? देखें, हाँ बिल्कुल। तो यूरोपियन यूनियन ने इसको लेकर 2024 में एक रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन और ट्रांसपेरेंसी एक पूरा एक कानून बनाया है, नीति बनाई है। बेसिकली इसको कानून कहना गलत होगा, एक नीति बनाई है। 2024 से इसको लागू भी कर दिया गया है। EU AI एक्ट इसका नाम है। अमेरिका की बात करें तो ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, 2022 में ही तैयार हो गया था। ये गाइडेंस के लिए है केवल। इसको कहते हैं ब्लूप्रिंट फॉर AI बिल ऑफ राइट्स 2022। जब चाइना की हम बात करते हैं तो चाइना ने AI एल्गोरिदम पर सख्त नियम यानी CAC जो है वो तैयार कर दिया है, और ये एल्गोरिदम ऑडिट का एक पूरा फॉर्मूला है। जब हम UK की बात करते हैं तो AI प्रिंसिपल्स, जो कि अभी जिनको कहें नॉन बाइंडिंग है, बहुत कठोर नहीं है, और ये बात ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं एथिक्स पर, ये बात करते हैं फेयरनेस पर, उस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति नहीं है कि कहीं पर एक बहुत पुख्ता कानून AI को लेकर बन गया हो। तो AI अभी चूंकि अभी शैशव काल में है, बहुत अभी विकसित नहीं हुआ है। अभी आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि AI अपने आगे चरम पर कब जाएगा, कब इसके लिए कानून बनने शुरू होंगे, कब कानूनों को इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिलहाल तक AI से डरने जैसी कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही। यानी लोग जो हैं वो ज्यादा सोच रहे हैं इसके बारे में, लेकिन हाँ ये बात तय है कि आने वाले वक्त में ये एक बड़ा स्वरूप जो है अपना जरूर दिखाएगा। बिल्कुल, और जब चीजें बड़ी हो जाती हैं तो उसको रेगुलेट करना ही होता है। बिल्कुल, उसके लिए नियम कायदे की जो है वो जो जरूरत है वो होती ही है। लेकिन अब बात आ जाती है कि कोई भी AI जब उसे डेवलप किया जाता है तो उसको बनाने में आखिर कितना जो है वो खर्च आता है। हर कंपनी इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, आपने कहा रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो ये कितना जो है वो खर्चीला है? देखिए, हमने अपने दर्शकों को हाल फिलहाल के एपिसोड में बताया था कि इसके लिए बहुत ज़रूरत होती है GPU नाम के चिप्स की। और ये जो चिप्स हैं जिस पे 80-88% जो मार्केट है उस पे एनवीडिया नाम की एक कंपनी का एकाधिकार है पूरा का पूरा। बाकी पूरी दुनिया मिलकर बनाती है। 88%, 80 से 88% एनवीडिया अकेले इन चिप्स को बनाती है। अगर ये चिप्स नहीं लगेंगे किसी भी AI मॉडल के अंदर तो वो AI मॉडल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। GPT-4 जो ओपन AI का जो AI है, तकरीबन 200 मिलियन इस पे खर्च हुआ। $200 मिलियन। $200 मिलियन। जब हम बात करते हैं गूगल के जेमिनाई की 1.5, तो उस पर तकरीबन 150 से $250 मिलियन का खर्चा हुआ है। जब हम बात करते हैं लाइमा 3 की, जो कि मेटा का AI है, तब हम ये मानते हैं कि अभी उसकी कॉस्ट के बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन
ये सबसे महंगा एआई साबित हो सकता है। हम इसके अलावा एंट्रोपिक के एक एआई की बात करते हैं, क्लाउड 3 उसका नाम है, 100 मिलियन से ज़्यादा उसके ऊपर खर्च अभी तक हो चुका है। जब हम बात करते हैं डीप सीक की, जो चाइना का एआई है, उसमें उसकी कीमत का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उसको लगातार विकसित किया जा रहा है और $100 मिलियन से ज़्यादा उसके ऊपर खर्च अभी तक हो चुका है, ऐसा मोटा मोटा अनुमान है। अभी क्योंकि जब शुरुआत में चैट जीपीटी आया तो सबको बहुत अचंभित करने वाला जो है वो लगा था। इसके अलावा चाहे ग्रोक हो, चाहे इसके अलावा डीप सीक हो, जिसके बारे में बहुत चर्चा जो है कुछ दिनों पहले भी हो रही थी चाइना का। ये सबसे बड़े आखिर इसमें एआई कौन से हैं, क्योंकि नाम तुम कई सुनते हैं। जी देखिए, अभी तक की हम बात करें तो चैट जीपीटी सबसे बड़ा एआई उसको माना जाता है। हालांकि इसके बाद गूगल ने, मेटा ने और माइक्रोसॉफ्ट ने इस पूरे जो क्षेत्र है एआई का, उसमें अपनी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है और बहुत बड़ा बड़ा इन्होंने लोगों को हायर किया और डेटा सेंटर्स बनाए और वहाँ पर काम करना चालू कर दिया। एनवीडिया ने हाल फिलहाल में जो तरक्की हासिल की है, $4 ट्रिलियन से ज़्यादा की एनवीडिया कंपनी बन गई, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। उसके जो सीईओ हैं जेनसेन हुआंग, वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार हो गए, हर जगह उनकी चर्चा हो रही है। हाल ये है कि हमने रिसेंटली एक खबर में बताया भी था कि अमेरिका से जो ये एआई वाले चिप हैं, इनकी तस्करी करके चीन पहुंचाया जा रहा है। ये तमाम हालात जो है हमारे सामने देखने के लिए आ रहे हैं। देखिए, आप ये सोचिए कि आप फ़ोन उठाते हैं, आप ऐसा देखते हैं और ये आपके चेहरे से अनलॉक हो जाता है। आप हाथ लगाते हैं और ये अनलॉक हो जाता है। आप इसको कोई चीज़ बोलते हैं और ये आपका काम करके देता है। ये हमें सेंसर जैसा फील होते हैं कि अरे ये सेंसर ही तो है, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। लेकिन ये जो छोटी चीज़ें हैं, ये जिस सेंसर जो इनको चलाता है, वो जो चिप हैं, वो चिप वही चिप हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, एनवीडिया वाले जो चिप हैं। और अब आप इसको इस तरह समझिए कि दुनिया के जो सबसे बड़े से बड़े एआई हैं, वो 10-10 लाख उसके अंदर चिप लगे हैं और एक एक चिप जो है वो बहुत बहुत महंगा है। जी, यानी बहुत गहरी है इसकी जो जड़ें हैं, जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे इतर भी आकर, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई और जिसमें ये कहा गया कि जो एआई है वो आपके पानी को भी बर्बाद कर रहा है। हाँ, कुछ में तो ये भी तक कहा जा रहा है कि आप जब एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो आपका तकरीबन 1 लीटर पानी जो है वो बर्बाद हो जाता है। ये क्या है, इसका कनेक्शन क्या है, ये थोड़ा सा हमें समझाइए। देखिए, 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो ने ये एक स्टडी की थी और ये बताया था कि अगर आप एक क्वेरी लिखते हैं तो आपका 500 ml से लेके 1 लीटर पानी तक बर्बाद हो जाता है चैट जीपीटी पर जब आप इसको लिखते हैं। गूगल की एक रिपोर्ट है, 2022 की रिपोर्ट है और ये बताती है कि एक साल में उनके डेटा सेंटर ने 5.2 बिलियन गैलन पानी का इस्तेमाल किया। और माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर जो कि यूएस में है, 2022 में 1.7 बिलियन लीटर पानी का इसने खपत किया। तो आप बिल्कुल ठीक है, ये जो खबर है कि जो पानी है उसकी खपत बहुत ज़्यादा होती है डेटा सेंटर्स के अंदर। दरअसल आप देखिए कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये इतना तेज़ काम करती है और ये जो तेज़ी है ये चिप्स को हीट करती है। तो इनको रखा जाता है पानी के भीतर और ये तभी सटीक काम कर पाते हैं, जल्दी काम कर पाते हैं, आपके काम को आसान बना पाते हैं। लेकिन इसकी वजह से पानी की गुणवत्ता पे असर आता है। पहले तो डेटा सेंटर में पानी लाना, इतने गैलन पानी लेके आना और उसके बाद उस जो खराब हो चुका पानी है उसको वहाँ से हटाना, ये दोनों अपने आप में बहुत खर्चे वाले काम हैं, महंगे काम हैं। और दूसरी बात ये, अगर ये जो फ्रेश वाटर है अगर ये संकट में आएगा तो कल को आपका हमारा जो भविष्य है वो क्या होने वाला है। अगर सारा पानी एआई पी जाएगा तो हम और आप पिएंगे क्या। मतलब बहुत पुरानी, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि परमाणु बिजली घर जो होते हैं वो मोटा मोटी कहीं ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहाँ नज़दीक में पानी का बहुत बड़ा सोर्स मौजूद हो। क्योंकि जब परमाणु बिजली घर से बिजली बनती है तब वहाँ पर कूलिंग चैम्बर होता है, वहाँ उसकी ज़रूरत होती है। जो जब टरबाइन घूमती है तो टरबाइन घुमाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। जो कूलिंग चैम्बर है उसके लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। कंक्रीट के अंदर, कंक्रीट की बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें होती हैं, उसके अंदर परमाणु बहुत बहुत छोटी मात्रा में उनको विस्फोट किया जाता है ताकि एक चेन रिएक्शन पैदा हो और उसकी वजह से जो पानी है वो गर्म हो, पानी
की लहरें बने, वो टरबाइन को घुमाएं, टरबाइन जब घूमेगा तब बिजली पैदा होगी। टरबाइन को घुमाने के लिए ये पूरी प्रक्रिया होती है और बिजली पैदा करने के लिए प्रक्रिया होती है। तब हमने देखा था कि ये जो है, जो परमाणु बिजली है, ये पानी के सोर्स के नज़दीक होती है और इसके लिए पानी बहुत इस्तेमाल होता है। पानी के ऊपर सवाल उठे थे कि पानी खराब होता है। अब जैसे बांध बनते हैं, बांध में जो पानी है, पानी की क्वालिटी वो नहीं रह जाती जो एक बहती हुई नदी की क्वालिटी होती है। जब बांध बनता है तो बांध के ज़रिए आप बिजली भी बनाते हैं, बांध में आप जो पानी है उसको रोकते भी हैं। और आप पानी रोकते क्यों हैं? पानी आप इसीलिए रोकते हैं कि आपको टरबाइन घुमाना है। जब आप फ्लो से उसे छोड़ेंगे तो टरबाइन घूमेगा, बिजली बनेगी और आपके घर तक बिजली पहुंचेगी। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, इसमें जो पानी का नेचुरल बहाव है उसके ऊपर असर पड़ता है। और जब ये असर पड़ता है तब क्या होता है कि जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो प्रभावित होते हैं, जो पानी के अंदर अपने जो तरंगे होती हैं वो प्रभावित होती हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं जो प्रभावित होती हैं। यहाँ पर भी जब एआई डेटा सेंटर्स की हम बात करते हैं तब हम ये देखते हैं कि पानी की क्वालिटी पर असर पड़ता है। आप जब हम अपने घरों में आरओ यूज़ करते हैं, आपने पानी भरा और उसके बाद बहुत सारा पानी वहाँ से निकल जाता है, उसको आप क्या करते हैं? लोगों के घरों में या तो उसे गमले में डाल देते हैं या उसका पोछा लग जाता है वगैरह वगैरह। लेकिन अंत में वो पानी बेकार हो गया ना। तो उसी तरीके से ये जो डेटा सेंटर में हम जो काम कर रहे हैं एआई के लिए, ये हम पानी को बर्बाद कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया को चिंता करनी चाहिए, यकीनन बहुत चिंता करनी चाहिए इस विषय पर। लोगों को मैं समझता हूँ वीडियो देखें, पढ़ें और ये जो एआई को लेकर मैंने जानकारी बताई है इसके बारे में भी थोड़ा चिंतन करें और कमेंट करें, बताएं मेरे को आपको ये जानकारी कैसी लगी। बिल्कुल। और यानी खतरा सिर्फ नौकरी पर नहीं है, खतरा जो है वो जीवन पर भी है, पानी पर भी है, क्योंकि पानी ही जो है वो जीवन है। इस पर भी हमें ज़्यादा सोचने की जो है वो ज़रूरत है। बल्कि और साथ ही साथ अगर बात नौकरी की है तो अपने स्किल्स पर भी काम करते रहें, क्योंकि वो भी एआई के क्षेत्र में नौकरियां जनरेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। और वरुण ने बहुत अच्छी जानकारी इस पर दी। बहुत शुक्रिया वरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए, एआई को लेकर ये तमाम जानकारी देने के लिए, और इस पर जो भी अपडेट्स आते रहेंगे आपको बताते रहेंगे। फिलहाल साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।